एवरीवन, घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नहर की बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिवसमुद्रम में वर्ष 1902 ईस्वी में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह सबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 80.96 मीटर अधिकतम ऊंचा एवं 4.8 किलोमीटर मुख्य बांध की लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। दामोदर घाटी परियोजनाएं मैथोन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बराकर नदी पर बनाया गया है। विविध परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो उत्तरी कोयल नदी पर बनाने की योजना रखी थी। 5 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल या मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। इस परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में जो है ये चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। अब कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। तो विभिन्न मौसमी पर 2 फसल। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले बसंत जौ, शीतकालीन गेहूं, आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल का उत्पादन करना है। कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ई। सभी कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ता है। - 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक है?
तो चावल का जो है भारत में सबसे अधिक रकबा है। वर्ष 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक था। वर्ष 2021-22 में भारत में चावल के 3 शीर्ष उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब का स्थान है। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। हरित क्रांति। अब हम हरित क्रांति के बारे में रिवीजन करेंगे। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से 67 में से हुआ है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है तो गेहूं के उत्पादन में। भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके पश्चात वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो सी जो है वो सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। दूसरा सही है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और पशु मत्स्य पालन के साथ शस्यों उत्पादन का समाकलन है। चौथा भी पॉइंट सही है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्यों उत्पादन का समाकलन करना ही द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कहीं नहीं कही गई है। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी चरण जो है ये सही है। उच्च उत्पादन के देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन जो है ये सभी सही है हरित क्रांति के लिए। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकों प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों को विपणन कार्यों को बढ़ावा देना और हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।